जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज आप सभी के सामने सेट नंबर 10 जो है लेकर आया हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दोस्तों यहाँ पीवीसी नेट जेआरएफ के माध्यम से हल कराया जाएगा। जो करूँगा जो है पूरा जो दिसंबर महीने में हुआ था, यह 12 दिसंबर 2023 को द्वितीय पाली में, और उसके शोध आवृत्ति और शिक्षण शोध आवृत्ति है, प्रथम प्रश्न पत्र है। और दोस्तों आप सभी को मैं आगे बताता हूँ कि जो कितने क्वेश्चन इस पाली में पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक से। तो यहाँ पे एक विस्तार से आपको एक ग्राफ के माध्यम से मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पे शिक्षण आवृत्ति। शिक्षण आवृत्ति से जो है 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद में शोध आवृत्ति से 5 क्वेश्चन और बोध से 5 क्वेश्चन। उसके बाद में संप्रेषण से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर गणितीय तर्क और आवृत्ति से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, और युक्ति युक्त तर्क से 5 क्वेश्चन। फिर आंकड़ों की व्याख्या से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 9वें टॉपिक है लोक विकास और पर्यावरण, इससे 5 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में उच्च शिक्षा प्रणाली से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला टॉपिक है शिक्षण आवृत्ति। शिक्षण आवृत्ति का पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है यहाँ पे। तो इस पर आप लोग उसके सामने हल करते हैं। तो वह संबंध जिसमें कोई कम अनुभवी अधिगमकर्ता किसी विशेषज्ञ के निर्देशन में ज्ञान और कौशल अर्जित करता है, उसे कहते हैं। पहला है संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता, दूसरा है प्रेक्षणीय अधिगम, तीसरा है संज्ञानात्मक भार, चौथा है संज्ञानात्मक विज्ञान। तो यहाँ पे पहला आंसर सही हो जाएगा, जो है संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता, इसका आंसर हो जाएगा। आइए आंसर की व्याख्या के रूप में देखते हैं। जो है यह संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता है क्या चीज़, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता दृष्टिकोण का उपयोग ADHD, चिंता के और अवसाद, साथ ही सीखने की क्षमताओं जैसी स्थितियों के लिए हस्तक्षेप के रूप में किया जाता है। संज्ञानात्मक कौशल वे आगे देखते हैं, वे कार्य हैं जिनका उपयोग सोचने, ध्यान देने, जानकारी संसाधित करने और चीज़ों को याद रखने के लिए करता है, जिसमें से कुछ कार्यों में निरंतर ध्यान, श्रवण, प्रसंस्करण और अल्पकालिक स्मृति शामिल है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, जो है कथन के रूप में है दूसरा क्वेश्चन। आइए कथन फर्स्ट देखते हैं। कथन फर्स्ट में दिया गया है, अधिगम का मूल्यांकन अधिगम में वृद्धि करने के लिए रचनात्मक प्रविष्टि पर आधारित होता है। तो यहाँ पे और दूसरा कथन है, अधिगम का मूल्यांकन का लक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के अंत में समाकलित ग्रेड प्रदान करता है। तो आइए देखते हैं नीचे का जो है ऑप्शन में कथन फर्स्ट में दिया गया है, दोनों सही हैं। कथन दूसरे नंबर ऑप्शन पे दोनों गलत हैं। फिर तीसरा है पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। चौथा है पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। तो यहाँ पे पहला जो है सही हो जाएगा। पहला जो है दोनों कथन सही हैं। तो आइए हम इसकी आंसर की व्याख्या के रूप में देखते हैं। आंसर की व्याख्या है, अधिगम का मूल्यांकन जो है नैदानिक परीक्षण सहित छात्रों की उपलब्धि के और सुधार श्रृंखला है। रचनात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य निरंतर फीडबैक प्रदान करने के लिए छात्रों को सीखने की निगरानी करना है, जो छात्रों को उनकी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने और उनकी क्षेत्रों में लक्षित करने में मदद कर सकता है, जिन पर काम करने की आवश्यकता है। यह संकाय को यह पहचानने में भी मदद करता है कि छात्र कहाँ संघर्ष कर रहे हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। दूसरा है, अधिगम प्रक्रियाओं में निरंतर जांच और संतुलन शामिल होता है। यह विधि शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों की प्रगति और अपने स्वयं के अभ्यास की प्रभावशीलता की बार बार जाँच करने की अनुमति देती है। उसके बाद में आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखिए, मानसिक संक्रिया साहचर्यवाद सिद्धांत के अनुसार कौन सा नियम यह बतलाता है कि एक विचार से दूसरा विचार उत्पन्न होता है
और क्योंकि अतीत में वे या तो समय या स्थान के पदों को एक साथ घटित हुए होते हैं। तो पहला है आंशिक गतिविधि का नियम, दूसरा है सामीप्य का नियम, तीसरा है मानसिक प्रवृत्ति का नियम, चौथा है संशक्ति का नियम। तो यहाँ पे चौथा हो जाएगा, जो आंसर सही हो जाएगा संशक्ति का नियम। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मानसिक संक्रिया में साहचर्यवाद सिद्धांत के अनुसार संशक्ति का नियम यह बतलाता है कि एक विचार से दूसरा विचार उत्पन्न होता है क्योंकि अतीत में वे या तो समय या तो स्थान पदों के साथ घटित हुए होते हैं। और आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए दोस्तों, चौथा नंबर है। मिस्टर जैक्सन अपने शिक्षार्थियों के लिए सौर प्रणाली पर एक मल्टीमीडिया अध्ययन की संरचना करना चाहते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण या टूल सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन पहला है क्विज, दूसरा है नियरपाड, तीसरा है मेंटीमीटर, चौथा है एक्स माइंड। तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा नियरपाड। तो यह नियरपाड की क्या है, इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों आंसर में। नियरपाड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से शिक्षक किसी भी पाठ को इंटरेक्टिव बना सकता है। यह प्लेटफॉर्म क्विज, पोल, वीडियो, सहयोग बोर्ड तथा कई अन्य चीज़ों को शामिल करके इंटरेक्टिव प्रस्तुतियाँ बनाने में मदद करता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 5 नंबर है। देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास की एक अवस्था पर किशोर मूर्त अनुभवों के क्षेत्र से परे चिंतन, तर्क एवं विश्लेषण कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था, तीसरा है मूर्त सक्रिय अवस्था, चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो है आगे देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है पहला नंबर हो जाएगा। जो पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसके आंसर की व्याख्या देखते हैं। आंसर की व्याख्या के रूप में यहाँ पे देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक विकास की आखिरी अवस्था है। यह अवस्था लगभग 11 साल के उम्र से शुरू होकर 15 साल के उम्र तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त सिद्धांतों और काल्पनिक संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा टॉपिक नंबर आ गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए दूसरा टॉपिक है शोधावृत्ति। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट्स टी टेस्ट निम्नलिखित में से किस में उपयोगी होगा? पहला ऑप्शन है 2 प्रतिदर्श माध्यमों के अंतर की सार्थकता का परीक्षण करने में, बी है समय श्रृंखला की स्थिरता का परीक्षण करने में, सी है सहसंबंध गुणांक की सार्थकता का परीक्षण करने में, और डी है समाश्रयण गुणांक के सार्थकता का परीक्षण करने में। और ई नंबर ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, ई नंबर ऑप्शन है किसी मॉडल का उपयुक्तता के परीक्षण करने में। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन है ABC, दूसरा है BCD, तीसरा है ACD, चौथा है ABDE। तो यहाँ पे तीसरा हो जाएगा ACD। तो ACD जो है आंसर सही हो जाएगा। तीसरा नंबर को जो है सही हो जाएगा, तीसरा नंबर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है। दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जो है पास में ही शटरिंग का काम चल रहा है और इसकी वजह से थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा। और इस समय दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है और इससे मतलब टाइम नहीं निकल पा रहा है कि किस समय हम आपका इस वीडियो को बनाएं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। यहाँ पे इसमें प्रयागराज में मैं हूँ तो यहाँ पे 48 डिग्री सेल्सियस के पार भी चला जा रहा है टेम्परेचर। और आप किस शहर से देख रहे हैं इस वीडियो को, इसको आप लोग बताइएगा। और आपकी तरफ कितना टेम्परेचर पहुँच रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आप लोगों को अब ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे। और
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर। निम्नलिखित में से अनुदैर्घ्य अध्ययनों के प्रकार पहचानिए। पहला है प्रवृत्ति अध्ययन, दूसरा है प्रतिनिधि सत्यात्मक अध्ययन, तीसरा है सी पैनल अध्ययन और डी है भविष्य लक्षित अध्ययन। और इसमें पहला हो जाएगा केवल ए डी, दूसरा है ए बी सी, तीसरा है बी सी डी, चौथा है ए सी और डी। तो यहाँ पे चौथा नंबर हो जाएगा ए सी और डी, जो है ए सी और डी आंसर सही हो जाएगा अनुदैर्घ्य अध्ययनों के लिए। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखते हैं 9 नंबर हमारा है। 9 नंबर यहाँ कथन के रूप में दिया गया है। कथन फर्स्ट है एक आश्रित चर द्विभाजी हो सकता है, दूसरा है एक स्वतंत्र चर कभी भी द्विभाजी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, दोनों कथन सत्य हैं या फिर दोनों कथन, दूसरा ऑप्शन है दोनों कथन गलत है, तीसरा ऑप्शन है पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, चौथा ऑप्शन है पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। तो यहाँ पे तीसरा हो जाएगा पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। आइए आंसर की व्याख्या के रूप में देखते हैं। आश्रित चर है क्या चीज़? आश्रित चर एक ऐसा चर होता है जो किसी दूसरे चर के मान पर निर्भर करता है। आश्रित चर का अध्ययन इस अनुमान या मांग के तहत किया जाता है कि वे अन्य चर के मूल्यों पर किसी कानून या नियम द्वारा निर्भर करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में छात्र को आश्रित चर की संज्ञा दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में नियोजन व्यवस्था का प्रस्तुतिकरण के अनुसार भी उसे आगे देखते हैं उसे सक्रिय रूप में कार्य करना पड़ता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को ब्लर दिख रहा होगा, ज़्यादा साफ क्लियर नहीं दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। आगे पीडीएफ में इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस पीडीएफ का, आप लोग वहाँ जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। आते हैं तीसरे नंबर टॉपिक पे। तीसरा नंबर टॉपिक हमारा यहाँ पे है दोस्तों, गद्यांश पूछा गया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक गद्यांश पूछा जाता है बोध में। गद्यांश को आप लोग पढ़ करके आप 5 क्वेश्चन आसानी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अगर मैं इसको भी कराऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ आप लोग, और पीडीएफ में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इस गद्यांश के माध्यम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। मैं इसको सॉल्व इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आगे जो है 1 घंटा से ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा बोरिंग फील होगा। तो आइए अब चौथे नंबर टॉपिक पर सीधा चलते हैं। जो है चौथा टॉपिक है हमारा संप्रेषण। संप्रेषण जो है 16 नंबर क्वेश्चन है। मानव संचार या संप्रेषण के एक भाग के रूप में काल या समय के साथ अवधारणाओं या संबंधों का अध्ययन को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है सामीप्य विद्या, और उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है अंग विक्षेपगत विज्ञान, तीसरा है कालक्रम विज्ञान क्रोनेमिक्स, और चौथा है स्पर्श संप्रेषण विज्ञान। तो यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कालक्रम विज्ञान। तो इसकी व्याख्या देखते हैं आंसर की। ये जो है क्या चीज़ है, कालक्रम विज्ञान या कालानुक्रमिक वह विज्ञान है जिसके द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं का काल निर्माण किया जा सकता है। कालक्रम का अर्थ है किसी घटना से जुड़ी अलग अलग घटनाओं को कालक्रम के मुताबिक व्यवस्थित करना। संचार के विविध देशों को विविध कालों को अलग अलग संमत प्रचलित थे। इतना ही नहीं, भारत में विशाल देश में आजकल और भूतकाल में भी बहुत से संमत प्रचलित थे। इन सब संमतों को प्रचार का आरंभ भिन्न भिन्न काल में हुआ और उनके वर्षों का आरंभ भी विभिन्न ऋतुओं में होता है। इसके अतिरिक्त वर्ष, मास और दिनों की गणना का भी अलग था। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण संचार एक भाग के रूप में संकेत विज्ञान सेमियोटिक्स और संस्थापित करने वाले अग्रणी लेखकों में से एक है।
पहला ऑप्शन है हमारा आयरिन स्कीवर, दूसरा है वाल्टर लिपमान, तीसरा है जोसेफ पुलिट्जर, चौथा है जॉक लॉक। तो यहाँ पे चौथा आंसर सही हो जाएगा, जॉक लॉक। आइए आंसर की व्याख्या देखते हैं। आंसर की व्याख्या के रूप में यहाँ पे जो है देखते हैं, जॉन लॉक एक दार्शनिक थे। उन्होंने ज्ञान का सिद्धांत दिया था। लॉक का मानना था कि ज्ञान तब पैदा होता है जब बुद्धि अपने विचारों की तुलना करके उनके मैतक और मत भिन्न को देखती है। लॉक के अनुसार द्रव्य स्वयं में ही बद्ध था। इसे ज्ञान का उद्देश्य परिणामतः प्रत्यय विषयगत प्रभाव होते हैं, न कि वस्तुएं जन्मजात विचारों तथा अस्तित्व नहीं होता। उन्होंने दिखाया है कि कैसे तुच्छ मानवीय विचारों को छोड़कर सभी विचार संवेदना या प्रतिबिंब से प्राप्त हो सकते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अन्योन्य क्रिया के दौरान संप्रेषण के व्यवहार को निम्नलिखित में से कौन से भौतिक पर्यावरणीय कारक प्रभावित करते हैं। पहला है मुस्कुराता हुआ मुख या प्रसन्न मुख, दूसरा है मधुर स्वर, तीसरा है तापमान, चौथा है प्रकाश स्थितियाँ और पांचवा है तेज शोर। तो यहाँ पे जो है आंसर देखते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला है ABC, दूसरा है BCD, तीसरा है CDE, चौथा है ABE। तो यहाँ पे CDE आंसर सही हो जाएगा। C तापमान, D प्रकाश स्थितियाँ और E तेज शोर। तेज शोर अभी भी हो रहा है यहाँ पे पढ़ाते वक्त। दोस्तों यहाँ पे मैं किसी का काम को रोक भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक मज़दूर मतलब इतने गर्मी में भी काम कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो मजबूरी है। तो मैं उनके काम को मैं बाधाएं नहीं डालूँगा और अपना भी काम को भी नहीं रोकूँगा, क्योंकि सभी को मतलब टाइम कम है। आइए हम आंसर की व्याख्या देखते हैं। अन्योन्य क्रिया के दौरान संप्रेषण के व्यवहार को तापमान, प्रकाश स्थितियाँ और तेज शोर भौतिक पर्यावरणीय कारक प्रभावित करते हैं। अनुभव क्षेत्र की अवधारणा अन्योन्य क्रियात्मक प्रतिरूप की सही विशेषता है। अनुभव का क्षेत्र व्यक्ति की पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक संदर्भ, विश्वासों और अनुभवों को संदर्भित करता है, जो संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यह प्रतिरूप अभिसरण प्रतिरूप के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह प्रेषक के प्राप्तकर्ता के अनुभव के क्षेत्र में अभिसरण पर जोर देता है। आगे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कथन दिया गया है, प्रत्येक संप्रेषण में विषय वस्तु और संबंधों को दोनों को अवयव या तत्व समाविष्ट होते हैं। दूसरा कथन है, नेत्र व्यवहार पर संप्रेषण संकेतों को प्रदान नहीं करता है। बातें हैं जो है कथन ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है दोनों सही हैं, दूसरे में है दोनों गलत हैं, तीसरे पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, और चौथे में पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा नंबर आंसर, जो पहला कथन सही है लेकिन दूसरा गलत है। आइए आंसर की व्याख्या देखते हैं, संप्रेषण के विषय में समझते हैं। वस्तु और संबंध दोनों के तत्व समाविष्ट होते हैं। संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। ये लोग आमने सामने या मीडिया के जरिए बातचीत करते हैं। संप्रेषण में संदेश भेजने और समझने में आसानी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संचार या संप्रेषण की अवधारणा मानव अन्योन्य क्रिया में डैश की जो है केंद्रिकता पर आधारित है। तो यहाँ पे जो है एक रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर 2 नंबर है। यहाँ पे 2 नंबर जो है यानी कि भाषा, संचार जो है अन्योन्य क्रिया में भाषा की केंद्रिकता होती है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे गणित से रिलेटेड हो जाएगा। गणितीय तर्क एवं अभिवृत्ति, जो रीजनिंग और मैथ 5वां टॉपिक में पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिकल, जिसमें जो है एवरेज से रिलेटेड, परसेंटेज से रिलेटेड और जो कोडिंग डिकोडिंग पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम 6 नंबर टॉपिक पे। 6 नंबर टॉपिक यहाँ आप देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन में कौन सा तर्क दोष है।
वे लोग जिनमें विनम्रता का अभाव होता है उनमें सौंदर्य बोध नहीं होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति में सौंदर्य बोध होता है उसमें विनम्रता नहीं भी होती है। तो यहाँ पे देखते हैं अनेकात्म दोष, आत्माश्रय दोष, तीसरा है संगति दोष, चौथा नंबर पे है अविचारित सामान्यीकरण। यहाँ पर दूसरा हो जाएगा दूसरा आंसर सही हो जाएगा आत्माश्रय दोष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन अभिकथन और असर्शन और रीजन दिया गया है। यहाँ पे जो है पहला देखिए अभिकथन के रूप में ए नंबर है, ध्वनि शाश्वत होती है क्योंकि वह श्रव्य होती है। भारतीय शास्त्रीय न्याय मत के अनुसार यह युक्ति दोषपूर्ण है। दूसरा है ध्वनि शाश्वत होती हैं क्योंकि यह श्रव्य होती हैं, इस युक्ति के माध्य पद अतिव्याप्त है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें हो जाएगा पहला सही है लेकिन आर सही नहीं है। पहला जो है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, इसका तीसरा नंबर जो है आंसर सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर है। 28 नंबर में है आकारिक दोष तर्क दोष चिन्हित कीजिए। इसमें 28 नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित युक्ति का आकारिक तर्क दोष चिन्हित कीजिए। मानवता को समाप्त होने का एक तरीका यह है कि यदि सूर्य अपना कार्य करना बंद कर दे तो हम निश्चित रूप से विलुप्त हो जाएंगे। यदि हम सभी विलुप्त हो जाते हैं तो इसका कारण है हमारे सूर्य ने कार्य करना बंद कर दिया है। तो इसमें है हेतु वाक्य निषेध दोष या फिर अस्तित्व परक तर्क दोष या फिर व्यावर्तक आधार वाक्य। चौथा है फल वाक्य विधान दोष। तो इसमें आंसर हो जाएगा फल वाक्य विधान दोष। इसका आंसर 4 नंबर सही हो जाएगा। आइए इसको हम व्याख्या जो के रूप में देखते हैं। आंसर की जो है फल वाक्य विधान दोष में किसी क्रिया के होने या करने का समान रूप बोध है, उन्हें विधानात्मक वाक्य कहते हैं। आकारिक तर्क दोष निगनात्मक तर्क के वे दोष हैं जो केवल तार्किक आकारगत नियमों का उल्लंघन करते हैं। दर्शन में एक औपचारिक भ्रम है। निगनात्मक तर्क दोष भ्रम तार्किक भ्रम या गैर अनुक्रमक तार्किक का एक प्रारूप है जो इसकी तार्किक संरचना में एक दोष के कारण अमान्य हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 29 नंबर अभिकथन और रीजन के रूप में पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला अभिकथन देखते हैं। किसी आगमनात्मक युक्ति का आधार वाक्य का सत्य यह प्रदर्शित नहीं करता कि निष्कर्ष सत्य ही होगा। और तर्क है यदि अतीत में कुछ बार बार घटित हुआ है तो यह इसे अत्यधिक संभाव्य बनाता है कि उन्हीं परिस्थितियों में भविष्य में भी वही घटित होगा, किंतु इसे सुनिश्चित करता है। आगे आते हैं, इसमें देखते हैं ऑप्शन के रूप में यहाँ पे पहला ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है और आर ए की सही व्याख्या है। ये दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। इसका आंसर हो जाएगा। और इसके आप लोग यहाँ पे मैं पीडीएफ दे दूँगा, इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है, तो मैं थोड़ा जल्दी से इसको क्वेश्चन पेपर को कराना चाहता हूँ। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर है हमारा निम्नलिखित शब्द समूहों को वस्तुअर्थ के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन है विडाल, दूसरा है स्तनपायी, तीसरा है बाघ, चौथा है पशु। और यहाँ पे देखिए ACBD या फिर जो है CADB और तीसरा है DBAC, चौथा है DCAB। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा जो है C। पहला नंबर पे C हो जाएगा और उसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा A, तीसरे नंबर पे हो जाएगा B, चौथे नंबर पे हो जाएगा जो है पशु जो है D। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आंकड़ों की व्याख्या करने के लिए ग्राफ दिया गया है 31 से 35 क्वेश्चन तक का। जो 31 नंबर से और 35 नंबर तक के क्वेश्चन को जो है ग्राफ का जो है पाई चार्ट और डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछता है। तो इसको आप लोग पीडीएफ दूंगा, इसको आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं।
यहाँ पे देखिए पूरा टोटल ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस ग्राफ के माध्यम से क्वेश्चन पे जाते हैं। अब आते हैं हम 8 नंबर टॉपिक पे। 8 नंबर टॉपिक है हमारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में भी पहला क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसको भी आगे हम छोड़ करके आते हैं अब 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन है सुरक्षित, सरल व तत्काल डिजिटल भुगतान को सुगम बनाने वाले यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई पर आधारित निम्न में से वह कौन सा भारतीय मोबाइल भुगतान ऐप है जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने विकसित किया है। पहला है माईगव, दूसरा है उमंग, तीसरा है भीम, चौथा है फ़ोनपे। तो यहाँ पे व्याख्या के रूप में तीसरा है भीम, और इसकी व्याख्या देखते हैं आंसर की। व्याख्या के रूप में है सुरक्षित, सरल व तत्काल डिजिटल भुगतान में सुगम बनाने वाले यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई पर आधारित भीम भारतीय मोबाइल भुगतान ऐप है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय भुगतान नियम पर विकसित किया गया है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, सूची फर्स्ट सूची सेकंड में मिलान करने के लिए है। इसमें बताया गया है कि मालवेयर का प्रकार और वितरण। तो आइए इसके हम व्याख्या के रूप में, आंसर की व्याख्या के रूप में देखते हैं। यहाँ पे जो है दिया गया है ट्रोजन हॉर्स पूछा गया है। ट्रोजन हॉर्स का सही मिलान है दूसरा नंबर। स्वयं को न दोहराने वाला एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें ऐसा दोषपूर्ण कोड होता है जो निष्पादित किए जाने पर ऐसा कार्य करता है जो सामान्यतः डेटा को लुप्त कर देता है। बी है वार्म, वह प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटरों तक फैलाने के लिए स्वयं को दोहराता है और स्वयं को फैलाने के लिए के कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करता है। और सी नंबर है जो है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति या संगठन की जानकारी के बिना उससे संबंधित सूचना को एकत्र करने में मदद करता है। उदाहरण स्वरूप यह कंप्यूटर प्रयोक्ता द्वारा दबाई गई कुंजियों का पता लगा लेता है। और डी नंबर है रैनसमवेयर। तीसरा सी हो जाएगा मालवेयर का वह प्रकार जो स्वयं द्वारा दूषित कंप्यूटर प्रणाली तक पहुँच को प्रतिबंधित करता है, वह बहुधा शुल्क की मांग करता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर। आइए देखते हैं कथन के रूप में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। पहला कथन है आईएसपी प्रयोक्ता को इंटरनेट तक पहुँच शुल्क लेकर प्रदान करते हैं, जबकि वेब ब्राउज़र प्रयोक्ता में और वेब पृष्ठ देखने की अनुमति देते हैं। दूसरा कथन है वेब सर्च इंजन में खोज सर्च की कसौटी से सुमेलित पाए गए प्रत्येक वेब पृष्ठ स्थल को हिट के रूप में जाना जाता है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इसका जो है आंसर देखते हैं पहले। आइए अब इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। पहला ऑप्शन है दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन है दोनों कथन गलत हैं। तीसरा ऑप्शन है पहला सत्य है लेकिन दूसरा गलत है। तीसरा ऑप्शन है पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, लेकिन दूसरा जो है सही है। और इसमें हो जाएगा पहला दोनों कथन सही हैं। आइए इसके आंसर की व्याख्या के रूप में देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लग रहा है ये दोस्तों। जो है पहले नंबर पे है ISP इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी है जो घर या कार्यस्थल पर वेब और उसके बाद में वेब तक पहुंच प्रदान करती है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइटों तक पहुंचने में अनुमति देता है। ISP से जुड़ने के लिए उपयोगकर्ता DSL केबल और वायरलेस मॉडेम जैसी कनेक्शन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम खोज इंजन कहलाते हैं जो किसी कंप्यूटर सिस्टम पर भंडारित सूचना से वांछित सूचना ढूंढ निकालते हैं। खोज इंजन का सबसे प्रचलित रूप जो वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना खोजने के लिए प्रयुक्त होता है। आज के समय में वही खोजी इंजन जानकारी ढूंढने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्तों कथन के रूप में दिया गया है। कथन फर्स्ट है सूक्ष्म जीवियों द्वारा मुख्यतः नियंत्रित स्थितियों में जैविक सामग्री के जो है वातापेक्षी
अवक्रमण का कंपोस्टिंग कहते हैं। दूसरा कथन है कंपोस्टिंग प्रक्रिया में बृहत व सूक्ष्म जीवियों दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पे कथन ऑप्शन के रूप में दिया गया है। ऑप्शन है हमारा दोनों सही है, दूसरा ऑप्शन है दोनों गलत है, तीसरा है पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, चौथा है पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहला दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर जिसमें दोनों कथन सही हैं। अब आते हैं 9वें टॉपिक पे, लोक विकास और पर्यावरण। 42 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरणीय शिक्षा के प्रारंभ हेतु पहल करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो FAO या फिर यूनिसेफ, दूसरा है UNDP, चौथा है यूनेस्को। यहाँ चौथा नंबर हो जाएगा यूनेस्को, आंसर सही हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 नंबर। पहला कथन है, यदि औसत वैश्विक तापन को एक या 2 अतिरिक्त डिग्री तक सीमित किया जा सके तो कुछ क्षेत्रों में वर्धित कृषि उत्पादकता दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो है और उसके बाद में हो जाएगा दूसरा कथन है हमारे सामने। दूसरा कथन है औसत वैश्विक तापन में 2 डिग्री सेंटीग्रेड 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर समस्त प्रभाव अनिवार्य रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, पहला ऑप्शन दिया गया है दोनों सही हैं, दूसरा है दोनों गलत हैं, तीसरा है पहला सही लेकिन दूसरा गलत, चौथा है पहला गलत लेकिन दूसरा सही। तो यहाँ पे दोनों आंसर सही हो जाएंगे, कथन सही हो जाएंगे। तो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वायु प्रदूषक के मानव